Beta, today we will continue that chapter and discuss about Ibn Battuta. हम तीन थिंकर्स की बात कर रहे थे बेटे, अब उसमें इब्न बतूता को डिस्कस करेंगे। इब्न बतूता का जो बर्थ प्लेस है बेटे, ही बॉर्न इन मोरक्को एंड स्पेशलाइज इन शरिया लॉस। उसकी जो एजुकेशन थी वो स्पेशली जो शरिया कानून होते हैं, शरिया कानून का मतलब होता है बेटे जो इस्लाम से रिलेटेड कानून होते हैं, लॉ होते हैं, मुस्लिम समाज से रिलेटेड कानून होते हैं। रीच्ड सिंध इन 1333, 1333 में जो है वो सिंध आया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने उसे गाजी होता है एक प्रकार का जज, जो कि डिफरेंट टाइप के जो केसेज हैं उनकी हियरिंग करता है और उसके बाद डिसीजन देता है। उसे दिल्ली में काजी अपॉइंट किया गया, एक जज अपॉइंट किया गया, लेकिन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ही वाज इम्प्रिजन। कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जेल में डाल दिया। वंस द misunderstanding was cleared, he was restored to imperial services. काफ़ी समय वैसे वो जेल में रहा। जब उसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बिन तुगलक की क्लियर हो गई तो उसने उसे जेल से रिहा कर दिया और उसे वापस जो अपनी सर्विसेज में, राजशाही की सर्विसेज में, इंपीरियल सर्विसेज में ले लिया। द ट्रैवल ऑफ इब्न बतूता, ही वॉज ऑर्डर बाई मोहम्मद बिन तुगलक इन 1342 to process to China as the sultans in woe to the Mughal rulers. He went to the Malabar coast through central India, then to the Maldives, stayed there for 18 months. Then he went to Sri Lanka and back to Malabar and Maldives. Then he resumed his mission to China. He returned to home in 1347. इसमें उसके ट्रेवल्स के बारे में बताया गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उसे चाइना जाने के लिए ऑर्डर किया एक प्रकार से, तो वहाँ से जो है वो मालाबार कोस्ट जो है वहाँ पहुँचा, जो सेंट्रल इंडिया का के थ्रू जो है, और उसके बाद मालदीव भी गया जहाँ अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स तक तो वहाँ उसने स्टे किया, और फिर श्रीलंका गया, फिर वापस मालाबार और मालदीव आया, और उसके बाद उसने एक चाइना जाने का मिशन जो है स्टार्ट किया और अपने घर 1347 में वापस चला गया। द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता कंटिन्यू है ये। हिज अकाउंट आर कंपेयर्ड टू द मार्को पोलो हु हैज़ आल्सो विजिटेड चाइना इन इंडिया। उसकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है उसके आधार पर उसे मार्को पोलो से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उसने चाइना और इंडिया विजिट किया। ही हैज़ ऑर्डर्ड his observation, he has recorded his observation of people, culture, belief and values। एक बहुत बड़ा फैक्टर था। देखो, जो उस समय ट्रैवलर्स आते थे जनरली उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि वो जो कुछ भी वहाँ पर अंडरस्टैंड करते थे, जो कुछ भी उनकी थिंकिंग होती थी उसके बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, वो उनको राइट डाउन कर लेते थे, अपने यहाँ एक प्रकार से रिकॉर्ड के रूप में रखते थे। चाहे वो लोगों का रहन सहन था, लोगों का कल्चर था, सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिकल लाइफ थी, लोगों के रिलीजियस बिलीफ थे। ही आल्सो नोटेड दैट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर टुक ए लॉन्ग टाइम एंड वाज इनसिक्योर। उसने इस बात पर फोकस किया क्योंकि उसने खुद भी इस बात को भुगता था कि उस समय जो ट्रैवलिंग थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो बहुत लंबा टाइम लेती थी। क्यों? क्योंकि लोग के पास ट्रांसपोर्ट की कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी और लूटपाट बहुत होती थी। लोग सिक्योर नहीं थे जो ट्रैवलिंग करते थे, तो कोशिश रहती थी वो ग्रुपों में चलते थे। इब्न बतूता खुद उसने बियर किया, उसके कुछ साथियों का मर्डर भी कर दिया गया। ही स्पेंट सेवरल ईयर्स ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड चाइना। उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल जो हैं वो ट्रैवलिंग करने में ही गुजारे
उस ट्रैवलिंग में उसने नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड चाइना में जो है ट्रैवल किया। हिज स्टोरीज वर रिकॉर्डेड, उसने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग रही, जो उसकी थिंकिंग थी, जो उसके व्यूज़ थे, उन सबको रिकॉर्ड में रखा गया है। ये उसका टूर प्लान बताया गया है कि कहाँ से वो चला है और किस प्रकार टाइम टू टाइम वो किया है। अब इस चैप्टर में दो स्पेशली एक पॉइंट आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, पैसेज आते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन जो है वो ढूंढने होते हैं। तो वो पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन जो दो मेन पॉइंट हैं या दो पैराग्राफ हैं वो बता रहा हूँ आपको। इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने पहले कभी देखी नहीं थी, उसको वो स्पेशल फोकस कर रहा है कि मैंने ये दो चीज़ें खास तौर पर यहाँ पर इंडिया में देखी हैं। ये आ रहा है आगे। प्लांट्स फाउंड इन इंडिया विच अमेज्ड इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दो जो हैं प्लांट्स के बारे में जिक्र किया है। फर्स्ट, कोकोनट, ही रोट दैट द नट्स ऑफ कोकोनट रिजेंबल ए मैन्स हेड। जो अगर आप देखो, जो नारियल का गोला होता है वो देखने में एक ह्यूमन बीइंग के हेड जैसा, सिर जैसा लगता है, तो उसने उसी से कंपैरिजन किया है, क्योंकि वो उसमें ये कहना चाह रहा है, अगर आप गोले को देखेंगे, एक तो उसके ऊपर जो उसकी जटाएं हैं गोले की, वो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति के एक सिर के बालों की तरह हैं, ऐसा जो है इब्न बतूता का कहना है। और उसके बाद जब उसको खोलते हैं, जो नीचे से गोला होता है, उसमें 3 पॉइंट्स नज़र आते हैं, जिसमें वो कहता है कि ये 2 आँखें हैं और एक आप नाक लगा लीजिए। इस प्रकार वो उसकी कंपैरिजन जो है ह्यूमन बीइंग से करता है। दूसरा पॉइंट वो कहता है पान, ही रोट अबाउट पान दैट द बीटल हैज़ नो फ्रूट एंड इज़ ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ इट्स लीव्स। वो कहता है जो पान की बेल हैं, वो उसने यहाँ अजीब तरीके से नई चीज़ देखी, जिस पर कोई फल नहीं लगता है, लेकिन कोई फ्रूट नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसे उगाते हैं, और उसका प्रयोग जो है 2 रूप में किया जाता है। आप लोग भी जानते हैं, लोग पान खाते हैं, और दूसरा पूजा में भी उस पान का प्रयोग किया जाता है। तो ये उसने 2 नई चीज़ें देखी इंडिया में, जिसका वो कंपैरिजन करता है। इब्न बतूता's डिस्क्रिप्शन ऑन लाइफ इन इंडियन सिटीज़, इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। देखो, सिटीज़ फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। इब्न बतूता का ये कहना है कि जो इंडियन सिटीज़ थे, जो लोग स्किल्ड थे, उनके लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी थी किसी भी प्रकार की जॉब लेने के लिए। तो वहाँ लोग इसलिए मूव करते थे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरियस, वहाँ का जो घनत्व था, जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा थी, जो मेन सिटीज़ थे, लेकिन लोग कंपैरेटिवली प्रॉस्पेरिटी से भरपूर थे, समृद्ध थे, अमीर थे। क्राउडेड स्ट्रीट्स विद ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स, आमतौर पर उनकी मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी भीड़ से भरी रहती थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो शॉप्स थी वो बड़ी कलरफुल लगती थी, बड़ी लुभावनी लगती थी। जैसे अगर मैं आपको कंपैरिजन के बताऊं, अगर हम दिवाली पे बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, किसी ने गिफ्ट लगाए हुए हैं, किसी ने डिफरेंट टाइप की मेटल के स्टैचू टाइप मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, या डिफरेंट टाइप के जो गिफ्ट हैं, उनको देख के अपनी दुकानों को इतना ब्यूटीफुल बनाया गया होता है जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो सेम वो कह रहा है, उस समय जहाँ एक तरफ गलियाँ जो हैं वो पूरी तरह क्राउडेड थी, उनकी जो शॉप्स हैं तो वो भी बड़ी कलरफुल थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी। बाजार्स, हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, हैड म्यूजिक, हैड मॉस्क्यू एंड टेम्पल्स, पब्लिक परफॉर्मेंसेस। उस समय के जो बाजार थे वो केवल इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए नहीं थे, बल्कि वहाँ पर सोशल और कल्चरल एक्टिविटी भी होती थी। हर मार्केट में जनरली जो ऑब्जर्व किया गया है, मस्जिद अर्थात मॉस्क्यू और टेम्पल मीन्स मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए गए थे, जहाँ पर
समय समय पर पब्लिक परफॉर्मेंस भी होती थी, और इनके अंदर चाहे वो मंदिर था चाहे वो मस्जिद थी, उनके अंदर बाकायदा एक स्पेस बनाया गया था, एक हॉल टाइप बनाया गया था, एक थोड़ा छोटी सी स्टेज भी बनाई गई थी। उस स्टेज के ऊपर जो लोग परफॉर्मेंस देने वाले थे वो बैठते थे, और जो लोग उस परफॉर्मेंस का आनंद लेने वाले थे, उसके व्यूअर्स थे, वो नीचे बैठते थे। एक प्रकार का हॉल टाइप बनाया गया था। ही फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो बहुत प्रोडक्टिव थी, अर्थात उसकी फर्टिलाइजेशन पावर जो है बहुत अच्छी थी। इंडिया वेल इंटीग्रेटेड विद इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया जो है वो एशियन नेटवर्क के साथ ट्रेड और कॉमर्स के एंगल से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था, अर्थात उसका व्यापार जो है डिफरेंट एरियाज के साथ होता था। रिच इन टेक्सटाइल्स, सिल्क, मसलिन, साटन एंड वर इन डिमांड। उसका जो स्पेशली टेक्सटाइल था, सिल्क था और साटन वगैरह थी, उसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी देखा जाए तो। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपने एक सुना होगा मलमल का कपड़ा। हमारा मलमल उस समय इतना फेमस था, इतना महीन था कि एक मलमल और एक रेशमी शॉल, ठीक है, वो जो शॉल होती है वो भी बिल्कुल लाइट वेट होती है और बहुत गर्म होती है। तो मैं मलमल के कपड़े का एग्जांपल दे रहा था। अगर एक रिंग, जो अंगूठी हम डालते हैं उंगली से, उसको उतार कर एक कोना अगर उसका पकड़ा जाए तो उसमें से पूरे का पूरा थान धीरे धीरे निकल आता था। इतना महीन और उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया थी जिसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड थी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही बेटे। ओके, कल हम इसका पोस्टल सिस्टम करेंगे। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे।